नमस्कार, स्वागत आपका 5 शहर 5 खबर में। मैं हूं आपके साथ पारुल। 5 शहर 5 खबर में जिन 5 खबरों को लेकर बात करने वाले हैं वो मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहली खबर में बताएंगे, सीएम शिवराज ने प्रदेश के 18 जिलों में 107 ग्रामीण पेयजल योजनाओं का वर्चुअल भूमि पूजन कर ग्रामीणों को बड़ी सौगात दी। दूसरी खबर में बात होगी जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की रिहाई को लेकर, जिसको लेकर प्रदेश की सियासत गर्म है। तीसरी खबर सागर से है, जहां किसान खाद के लिए परेशान हैं। चौथी खबर में हम बताएंगे कि महिला एवं बाल विकास विभाग की लापरवाही से कैसे पन्ना जिले में कुपोषण का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। और पांचवी और अंतिम खबर में बात होगी कोरोना की। तो मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार लगातार प्रदेश के लोगों को सौगातें दे रही है। मंगलवार को 33 जिलों में शैक्षणिक भवनों का लोकार्पण किया गया, तो बुधवार को सीएम शिवराज ने 18 जिलों की 107 ग्रामीण पेयजल योजनाओं का वर्चुअल भूमि पूजन किया। प्रदेश के 18 जिलों में 117.983 करोड़ रुपए की लागत से ये योजनाएं शुरू होंगी। 107 ग्रामीण पेयजल योजनाओं में बैतूल जिले की 12, सीहोर जिले की 13, विदिशा जिले की 2, झाबुआ जिले की 1, खरगोन जिले की 8, बड़वानी जिले की 5, उज्जैन जिले की 6, शाजापुर जिले की 2, श्योपुर जिले की 2 और दमोह जिले की भी 4, पन्ना जिले की 1, टीकमगढ़ जिले की 3, नरसिंहपुर जिले की 6 और मंडला जिले की 2। इसी के साथ सतना 4, छिंदवाड़ा 12, बालाघाट जिले की 17 और सिवनी जिले की 7 पेयजल योजनाएं शामिल हैं। ये सभी पेयजल योजनाएं गैर चुनाव वाले जिलों की हैं। जिन जिलों में उपचुनाव हैं वहां के कार्य शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल नहीं किए गए हैं। इस दौरान सीएम शिवराज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही सीहोर, बालाघाट, नरसिंहपुर, झाबुआ, उज्जैन जिलों की ग्रामीणों को जल स्वच्छता समिति के सदस्यों और जनप्रतिनिधियों से भी उन्होंने चर्चा की है। क्योंकि योजना तो बन जाएगी, लेकिन योजना के संचालन की जवाबदारी ये आपकी होगी, ग्रामवासियों की होगी। और संचालन के लिए एक जल और स्वच्छता सदस्य समिति बनानी का प्रावधान है। तो समिति अभी आप बना ली सब। समिति में कितने सदस्य हैं? समिति में 11 सदस्य हैं। बहनें भी हैं? 5 बहनें हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत तो बहनों की होती है। पानी भैया तो भरते नहीं, भरने बहनें जाती, या तो बेटियां भरती है या बहनें भरती है। बेटों से भी नहीं भरवाते परिवार वाले। इसलिए बहनों का होना बहुत जरूरी है कि योजना के संधारण के लिए, संचालन के लिए जो थोड़ी बहुत धनराशि लगेगी वो जलकर के रूप में गांव से मिल जाएगी। जहां जल कनेक्शन देंगे मिलेगी। तो मैं बड़ौदिया गाडरी के सभी बहनों और भाइयों को बहुत बधाई देता हूँ। बहुत जल्दी अब अपने हर घर में नल लगेगा और नल के जल टोटी आप खोलेंगे तो पानी आएगा। और नल जल से उसकी एक विशेषता और होगी कि वो स्वच्छ जल होगा। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 18 जिलों की 107 ग्रामीण पेयजल योजनाओं का वर्चुअल तरीके से भूमि पूजन किया। हालांकि ये वो 18 जिले हैं जो उपचुनाव में नहीं आ रहे हैं, यानी इन जगहों पर कोई उपचुनाव नहीं है, लेकिन जो जहां उपचुनाव है उनका फिलहाल उनका जो जहां पर शिलान्यास होना है या और भी कोई विकास कार्य अगर इन उपचुनाव वाले विधानसभाओं में होंगे तो वो चुनाव के बाद ही, नतीजों के बाद ही हो सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। आशीष मंगल सोनी विशेष संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तो पेयजल योजना को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ने वर्चुअल भूमि पूजन किया है 18 जिलों की 107 ग्रामीण पेयजल योजनाओं का। लेकिन कल शैक्षणिक और आज पेयजल और आगे भी और कुछ कार्यक्रम होंगे ही, लेकिन चुनावी लिहाज से इसका उपचुनाव वाली जगहों पर किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा और इस खबर को लेकर और भी क्या आप समझाना चाहेंगे दर्शकों को? आशीष, देखिए पारुल, मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। इन 28 विधानसभा सीटों वाले जिलों को छोड़कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 107 ग्रामीण पेयजल योजनाएं जो हैं उनका भूमि पूजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया, राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल से। सीएम शिवराज सिंह चौहान का इस दौरान साफ तौर पर कहना था कि कोरोना काल में विकास और जनकल्याण के कार्य लगातार जारी हैं। इसी कड़ी में 107 ग्रामीण पेयजल की नल जल योजना का शिलान्यास किया है, जिसमें 127 करोड़ की राशि खर्च की गई है, जिससे गांव को पीने का शुद्ध पानी मिलेगा और सभी गांवों को पीने का शुद्ध पानी मिले, हेडपंप पर निर्भरता न रहे, इसलिए नल जल योजनाओं के माध्यम से पाइपलाइन बिछाकर घर घर तक नल लगाए जा रहे हैं। साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने यह भी साफ कहा कि 107 नल जल योजनाओं का शिलान्यास तो आज किया है, लेकिन 2241 योजनाएं और उसको स्वीकृत की है, जिससे 2241 गांवों में पीने का पानी शुद्ध साफ पीने का पानी, स्वच्छ पीने का पानी मिल सकेगा। इसके अलावा जो समूह पेयजल योजना की भी स्वीकृति सरकार के द्वारा की गई है, जिसकी कुल लागत 8,261 करोड़
60 लाख रुपए होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी वचनबद्धता यहाँ पर दोहराई कि 2023 तक सभी गांवों को नल जल योजना के तहत पीने का पानी मिलेगा। देखिए, ये इन 18 जिलों में अलग अलग योजनाएं शुरू की गई है, लेकिन इनके अलावा जहां पर उपचुनाव है उन जिलों में शिवराज सिंह चौहान ये साफ तौर पर कहते नजर आए कि ये उपचुनाव के बाद, नतीजों के बाद यहाँ पर जो बची हुई योजना है उनका भूमि पूजन शिलान्यास किया जाएगा और दूसरी योजनाओं को भी प्रभावशील किया जाएगा। निश्चित तौर पर ये एक मैसेज देने की कोशिश मानी जा सकती है कि जहां पर उपचुनाव है वहां तो लोकार्पण या भूमि पूजन का कार्यक्रम नहीं हो रहा है, लेकिन दूसरे जिले में हो रहा है। कांग्रेस को आपत्ति भी इस बात पर है कि आखिर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित क्यों किए जा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से या सरकार के नुमाइंदे का साफ तौर पर कहना है कि ये चूंकि मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री, इसलिए जहां पर चुनाव नहीं है वहां पर विकास कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल आशीष, तो सवाल तो चुनावी समय में उठेंगे ही, फिर चाहे वो अच्छे काम हो, चाहे कुछ गलतियां हो, किसी भी तरह जमीन बेक निकालना विपक्ष का काम होता है और वो बखूबी कर भी रहा है। लेकिन देखना ये होगा कि इन तमाम योजनाओं का इस चुनाव में, उपचुनाव में कितना फ़र्क पड़ता है, चुनावी सीटों पर कितना फ़र्क पड़ता है। बहुत शुक्रिया आशीष जानकारी के लिए। तो साफ है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो कमियां हैं, जो परेशानियां हैं, उनको और भी दूर किया जा सके। लेकिन चुनावी समय में होने वाला हर एक काम, वो भी सरकार का, वो भी उपचुनाव जब मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर हो, जो सत्ता को बनाने और बिगाड़ने का काम कर रहे हो, तो ऐसे में विपक्ष तो सवाल उठाएगा ही। अगली खबर की बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के बहाने एक बार फिर प्रदेश की सियासत गर्म हो गई है। दरअसल महबूबा मुफ्ती को अनुच्छेद 370 हटाए जाने से पहले पुलिस ने हिरासत में लिया था। 1 साल से अधिक समय हिरासत में गुजारने के बाद महबूबा मुफ्ती को रिहा कर दिया गया। मुफ्ती की रिहाई का राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने स्वागत किया और धारा 370 को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। दिग्विजय सिंह ने अपने पहले ट्वीट में महबूबा की रिहाई का स्वागत करते हुए लिखा, 1 साल पहले के हालात और 370 हटाने के बाद अब क्या आतंकवाद समाप्त हो गया? क्या कश्मीर के हालातों में कोई सुधार हुआ है? लगता तो नहीं है। वहीं दिग्विजय सिंह ने जो दूसरा ट्वीट किया उसमें लिखा, महबूबा जी भी ऐसी शख्सियत हैं जिसे भाजपा ने समर्थन देकर जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाया था। ये लोग किसी के सगे नहीं हैं, मैं, मेरा और अपना, ये इनकी रणनीति है और यही राजनीति है। दिग्विजय इन ट्वीट पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का हमला इस दिग्विजय के इन ट्वीट्स पर आया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, आम सभा में दिग्विजय सिंह को कोई बुला नहीं रहा, इसलिए ट्वीट ही करते रहते हैं। जब भी चुनाव आता है तब एससी के वोट साधने के लिए ऐसे बयान देते हैं। दिग्विजय सिंह ने महबूबा की रिहाई पर खुशी जताई, लेकिन 370 हटने पर खुशी नहीं जताई। इससे सोच समझ आती है कि कांग्रेस की क्या मानसिकता है। कांग्रेस नेता कश्मीर जाकर देखें वहां आतंकवाद खत्म हुआ कि नहीं हुआ। ये नरोत्तम मिश्रा साहब ने कहा है। मैंने कहा दिग्विजय सिंह जी को कोई सभा में नहीं बुला रहा, इतना खाली मत छोड़ो उनको, वो ऐसे ही शिकायतें करेंगे। इनका कभी किसी भी संवैधानिक संस्था पर विश्वास रहा ही नहीं है। अगर सेना आतंकवादी को मार देती है तो सेना खराब है, अगर न्यायपालिका इनके खिलाफ में कोई फैसला दे देती तो न्यायपालिका पे उंगली उठा देते हैं, और चुनाव में हार जाएं तो कह देते हैं ईवीएम खराब है। अब ये फिर उसी की रिहर्सल की ओर जा रहे हैं। आप चिंता नहीं करो, उपचुनाव के परिणाम आने के पहले ये वही बात कहते मिलेंगे कि ईवीएम खराब है और प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये उसी दिशा में बढ़ रही है कांग्रेस और कमलनाथ। तो दिग्विजय सिंह ने महबूबा मुफ्ती की रिहाई का स्वागत किया और साथ ही कहा कि क्या आतंकवाद खत्म हो गया जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद। महबूबा मुफ्ती को लेकर उन्होंने जो ट्वीट किया उसके बाद से पलटवार शुरू हुए हैं। नरोत्तम मिश्रा ने किस तरह से अपने पलटवार में साफ कहा कि कोई काम दे दीजिए, आम सभा में बुला नहीं रहे हैं दिग्विजय सिंह साहब को, इतना खाली मत छोड़िए। तरह तरह के तंज उन्होंने अपनी तरफ से कसे हैं। आशीष मंगल सोनी विशेष संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। दिग्विजय सिंह वाकई अब तो ऐसा लगता है कि बैठकर मुद्दे सोचते हैं कि वो ट्वीट करें और उस पर सियासत शुरू हो। सवाल तो उठेंगे, क्यों आम सभाओं में नहीं है, क्यों रैलियों में नहीं है, प्रचार प्रसार से क्यों उनको दूर रखा गया है। देखिए, दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश की राजनीति के वरिष्ठ राजनेता हैं। 10 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और जब भी दिग्विजय सिंह किसी तरह का बयान देते हैं या ट्वीट करते हैं तो उस पर विपक्ष के नेताओं की खासतौर पर प्रतिक्रिया आना
लाजमी है, क्योंकि अपनी बेबाकी के लिए दिग्विजय सिंह जाने जाते हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह कभी कभी बयानों के जरिए बीजेपी उन्हें इस तरह घेरती है, जैसे कि आप जो ट्वीट किया है महबूबा मुफ्ती की रिहाई को लेकर, इस पर साफ तौर पर नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि आदमी को इतना फुर्सत में भी नहीं होना चाहिए। दिग्विजय सिंह से कोई काम कांग्रेस नहीं करवा रही है, उन्हें किसी आम सभा में नहीं भेज रही है, इसीलिए वो इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं। धारा 370 को लेकर ट्वीट कर रहे हैं कि इन्होंने धारा 370 हटने पर खुशी नहीं जताई, लेकिन महबूबा की रिहाई पर खुशी जताई है। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है। कश्मीर में जाकर कांग्रेसी नेताओं को देखना चाहिए कि आतंकवाद खत्म हुआ है या नहीं। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लेकर भी कहा कि तब की और अब की तुलना कांग्रेस को करनी चाहिए। आतंकवादी देश भर में ब्लास्ट करते थे, लेकिन अब नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि धारा 370 खत्म हो गई है और कश्मीर में भी आतंकवादियों को कम से कम अब देखा जा सकता है, क्योंकि सरकार लगातार इस तरह की नीतियां कर रही है। सेना वहां पर मुस्तैद है, इसलिए किसी तरह की ऐसी घटना नहीं हो रही है। तो पहले ये कांग्रेस को देखना चाहिए कि किस तरह से देश की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम किया है। अब चूंकि मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, लिहाजा दिग्विजय सिंह की गैर मौजूदगी इन चुनावों को लेकर विपक्ष खासतौर पर मुद्दा बना रही है। और विपक्ष का यानी गृह मंत्री का साफ तौर पर कहना है बीजेपी का कि यहाँ पर दिग्विजय सिंह को इसलिए कांग्रेस नहीं बुला रही ताकि उनके वोट ना कट जाए। बिल्कुल, आशीष साफ है और बैठे बिठाए बीजेपी को भी दिग्विजय सिंह को घेरने का मौका मिल ही गया। ट्वीट वो महबूबा मुफ्ती पर कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश से जोड़ते हुए किस तरह से उनको कहा जा रहा है, ये नरोत्तम मिश्रा साहब को हमने सुना। बहुत शुक्रिया आशीष जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश में शासन प्रशासन लगातार खाद के पर्याप्त भंडारण का दावा कर रहा है, लेकिन सागर में इन दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। किसान एक एक बोरी खाद के लिए परेशान हैं। भूखे प्यासे किसान दिन भर खाद के लिए लाइन में लगा रहता है, तब भी उन्हें खाद नहीं मिल पाता। किसानों का आरोप है वो लाइन में ही लगे रहते हैं और पीछे के दरवाजे से खाद की पर्चियां काट दी जाती हैं। अधिकारी इससे मानने को तैयार नहीं है कि इस तरह की भी कोई चीज हो रही है। खाद लेने के लिए आए थे। तो आपको क्या समस्या हो रही है यहाँ पर? सवेरे 9 बजे से लगे, अभी तक ठिकाने नहीं लग पाए, 4 बज गए। क्यों ऐसा क्या कारण है? कछु भीतर से ले ली, सुबह से उस तरफ से दे दी, कछु तेल बगल में लेने लगी, सुबह माए से लेकर चले जाते फुर्सत। हमारा चूंकि रास्ते में है, हम प्रतिदिन वहाँ देख रेख करते हैं। यदि ऐसी कोई समस्या है उसका भी निराकरण किया जाए। आपके द्वारा कितने केंद्रों का, हमारे खाद केंद्रों का निरीक्षण किया गया? हमारे द्वारा जैसा निर्देश दिए गए? सभी लोगों को पत्रों के माध्यम से उल्लेख किया गया है। हम लगभग 14 दुकानों पे निजी समेत डबल लाख एग्रो को और निजी संस्थाएं भी उनको सभी को लिखित में आदेश दिए गए हैं कि POS के माध्यम से जमीन की बंदी पर उसको उल्लेख करना है कितना खाद दिया जा चुका है। मान लो आज की तारीख में खाद कम है, उसको 5 बोरी मिली है, 10 एकड़ रखवाए तो शेष 5 बोरी उसको आगामी बार दोबारा आएगा तो वो उसको खाद मिलेगा। किसी को भी खाद की अपने यहाँ कम से कम अपने खुराक तहसील में ये कमी नहीं है। खाद की समस्या आमतौर पे तो नहीं है, सोसाइटी का वितरण सोसाइटी से होता है। अब यदि आपका जैसा कहना है कि मंडी में कहीं समस्या आ रही है तो इसको भी चेक करें। तो अधिकारियों का कहना है खाद की कमी नहीं है, लेकिन किसानों का कहना है कि हम कतारों में रहते हैं और पीछे के दरवाजे से एंट्री मारकर कोई पर्ची कटवा कर ले जाता है और अधिकारी उन्हें आराम से खाद मुहैया भी करा देते हैं। लेकिन अगर अधिकारियों की माने तो बकौल अधिकारी उनका ये बताना है कि खाद की कोई कमी नहीं है, लेकिन कतारों में खड़ा किसान आखिर क्यों उसे इस तरह से परेशान होना पड़ रहा है जब कमी नहीं है। तो तमाम जवाब लेने की हम कोशिश करेंगे और ये भी समझेंगे कि आखिर अभी यही देखिए तस्वीरें भी आप लगातार देखिए किस तरह से किसान, इतने सारे किसान हैं और वो परेशान हो रहे हैं कि एक बोरी के लिए उन्हें लंबी लंबी कतारों में खड़े रहना पड़ रहा है। और किसान बताते हैं कि उन्हें कहा जाता है कि खाद की कमी, अधिकारी कहते हैं खाद की कमी नहीं है और किसान ये भी आरोप लगाते हैं कि हम कतारों में हैं, पीछे के दरवाजे से कोई आता है पर्ची कटवा कर वहीं से बोरी ले जाता है। अब ऐसे में सवाल ये कि अगर आराम से कोई नियमों का पालन करके कतारों में खड़े होकर किसान इंतज़ार कर रहा है कि उसका नंबर आएगा, तो ये अधिकारी क्यों बेईमानी, क्यों भ्रष्टाचार करने पर उतारू हैं? कौन है जो पीछे के दरवाजे से एंट्री करता है? संवाददाता धर्मेंद्र फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। धर्मेंद्र, क्यों कमी है सागर में?
खाद की, और जो किसान कह रहे हैं कि पीछे के दरवाजे से एंट्री होती है, पर्चियां कट जाती हैं, वहीं से बोरियां निकल जाती हैं। अधिकारी कह रहे हैं खाद की कमी नहीं है, तो किसान क्यों परेशान है? धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र बताइए किस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं किसान वहाँ? 2 दिन से लाइन में रहते हैं। खाद की पर्याप्त मात्रा है, लेकिन और लोगों की पर्चियां पहले कट जाती है, इसलिए किसानों को सही समय से खाद नहीं मिल पा रहा। जी, किसानों से बात हुई आपकी, क्या कहना है उनका? किसानों से बात हुई, उसमें नाम क्या बताया किसानों ने आपको? धर्मेंद्र ने बताया चलिए, लगता है फोन डिस्कनेक्ट हुआ है। धर्मेंद्र संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने बताया कि किसान परेशान हैं, कतारों में खड़ा है, खाद नहीं मिल रहा है सागर में, और भंडारण यहाँ खाद की बोरियों का है। पीछे के दरवाजे से एंट्री करता है कोई, पर्ची कटवाता है, बोरियां उठाता है, चला जाता है। कतारों में किसान एक बार फिर परेशान, और प्रशासन की तरफ से कोई जवाब इस मामले में नहीं है। अगर समझ आ गया हो तो जाइए पूछिए कि सागर में क्यों परेशान है किसान, क्योंकि सागर की सुर्खी में भी है उपचुनाव। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश से कुपोषण का कलंक हटाने के लिए सरकार तमाम योजनाएं चला रही है। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए प्रोटीन युक्त भोजन दिया जा रहा है, लेकिन पन्ना जिले में कागजों में कुछ और ही जमीनी हकीकत है। यहाँ कुछ और ही चल रहा है। विभाग के अधिकारियों की नाकामी की वजह से जिले में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। बच्चों और गर्भवती महिलाओं को तय मानकों के अनुसार पोषण आहार नहीं दिया जा रहा। पैकेट्स में दिए जाने वाले पोषण आहार की मात्रा में कमी कर जमकर यहां धांधली की जा रही है। मैदानी अमला भी सही तरीके से क्षेत्र में काम नहीं कर रहा। शिकायत के बावजूद भी स्थिति जस की तस है, जिसका नतीजा जिले में कुपोषण का ग्राफ बढ़ रहा है। इनको जे है पूरक पोषण आहार, और जो घर में कमियां रह जाती हैं उनको पूरा करने के लिए, ठीक है। और ये बढ़ते हैं 3 से 6 वर्ष के बच्चों को, और जो THR के पैकेट हैं वो 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों को और गर्भवती था। पन्ना जिले में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुपोषण लगातार कम हो रहा है। यदि हम जुलाई की बात करें तो जुलाई में हमारे यहाँ 1,02,296 बच्चे आंगनबाड़ी केंद्रों में दर्ज थे। उनमें से 1391 बच्चे अति कम वजन में थे और 10,381 बच्चे मध्यम वजन की श्रेणी में थे। फिर यही 1 माह बाद जब हम लोगों ने अगस्त में इनका वजन कराया गया तो जो बच्चे 1391 थे वो 1178 रह गए हैं, और जो बच्चे मध्यम वजन में 10,381 थे वो 9,493 रह गए हैं। तो अति कम वजन और मध्यम वजन के बच्चों में लगातार कमी आ रही है। इस संबंध में हम आपको बता दें कि पन्ना जिले में कुपोषण निवारण के लिए डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान बनाया गया है, जिसमें सभी विभागों की सहभागिता से कुपोषण निवारण के प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें महिला बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और कुपोषण का डाटा लगातार कम हो रहा है। तो महिला बाल विकास मंत्री हैं इमरती देवी, चाहती थी अंडा बटे आंगनबाड़ियों में, लेकिन यहाँ तो वो पैकेट ही नहीं बट रहा है जिससे जो गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो कुपोषण से मुक्त हो सके, गर्भवती महिलाओं को सही पोषण आहार मिल सके। तो सपने बड़े बड़े देखिए, लेकिन धरातल पर तो देखिए कि हो क्या रहा है। हम बात कर रहे हैं पन्ना की, जहां आंगनबाड़ियों में जो पोषण आहार मिलना चाहिए वो भी तरीके से नहीं मिल रहा। अधिकारी कह रहे हैं कि आंकड़ा कम हो रहा है। बैठे बिठाए कागजों में नोट करने से साहब कुछ नहीं होता। सचिन बताएंगे असलियत क्या है। सचिन संवाददाता फोन लाइन पर मौजूद है। सचिन, खबर के बारे में बताइए। कहूँगा कि अधिकारियों के कागज कुछ अलग बता रहे हैं, जबकि जमीनी स्तर पर जब हम लोगों ने जाके देखा तो वहाँ पर जो मंगलवार और सोमवार को दलिया और के पैकेट जो बचते हैं, जिसमें बच्चों का जो उनकी गाइडलाइन के अनुसार 1200 ग्राम होना चाहिए, तो और 900 ग्राम मूंग की दाल, 150 ग्राम दलिया और 150 ग्राम गुड़, जिसमें से गुड़ कईयों पैकेट में है ही नहीं। और उनका अलग अलग आंगनबाड़ियों में किसी में 700 ग्राम, किसी में 800 ग्राम, किसी में 900 ग्राम है, जबकि 1200 ग्राम होना चाहिए। गर्भवती महिलाओं का 1600 होना चाहिए, 1100 दलिया, 250 मूंग दाल और 250 गुड़। इनकी गाइडलाइन के थ्रू कुछ नहीं है। इनके में पैकेट सारे कम वजन में मिले, और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ये भी नॉलेज नहीं है कि कितने पैकेट आते हैं, गाइडलाइन क्या है, उनको ये इस चीज की नॉलेज नहीं है। परियोजना अधिकारी जो किरण खरे जी हैं,
वो फील्ड पे रहती हैं, उनको भी इसकी जानकारी नहीं है। उनको जब हम पूछते हैं तो वो बाइट देने और जानकारी देने से इनकार कर देती हैं। वो कहती है ये तो अभी 2-4 दिन में हो रहा है। ये कहाँ की आंगनबाड़ियाँ थी सचिन जहाँ पर आप लोग पहुँचे, मीडिया पहुँचा? ये मैम आंगनबाड़ी है वार्ड क्रमांक 1, वार्ड क्रमांक 2, वार्ड क्रमांक 3 की आंगनबाड़ियाँ हैं। ठीक है, और यहाँ अमूमन हालात ऐसे थे कि या तो आंगनबाड़ियों में कोई नहीं है, बताने वाला कोई नहीं है और पोषण आहार भी नहीं मिल रहा तरीके से। जी, जो आज ग्राफ बढ़ रहा है तो संतुलित आहार मिल ही नहीं रहा, जिससे कुपोषण बच्चों का बढ़ता चला जा रहा है। और ये लोग उस तरीके से जो पैकेट आते हैं, पैकेटों में गुड़ ही नहीं है। और ये अधिकारी और इस चीज को जो पूछते हैं तो उस चीज से नेट जाते हैं कि हम लोगों के बारे में पता नहीं। एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आंगनबाड़ियों में रजिस्टर मेंटेन होते हैं, हर महीने गर्भवती महिलाओं का बच्चों का वजन होता है, उसके हिसाब से अधिकारी अपना चार्ट बनाते हैं जिसमें वो कौन सा बच्चा कुपोषण मुक्त हुआ या कुपोषण में उसका वेट उस हिसाब से है या नहीं है। तो क्या वेट ही नहीं होता और अधिकारी अपनी मर्जी से रजिस्टर में चढ़ा रहे हैं, ऐसा चल रहा है क्या वहाँ पे? नहीं, रजिस्टर तो मेंटेन कर रहे हैं मैम, अधिकारी चढ़ा रहे हैं और वजन भी हो रहा है। बट इनके जो खान पान का जो संतुलित आहार है उसमें गड़बड़ी हो रही है। कहीं ना कहीं ठेकेदार इनको जो दे रहा है वो जो परियोजना अधिकारी चेक करके इनको खिलवा रही हैं, वो उसमें कमी कहीं ना कहीं अनियमितता पाई जा रही है। टेस्टों में भी कमी आ रही है। वो चीज जो इनके गाइडलाइन है वो गाइडलाइन नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया सचिन। तो गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा है, पोषण आहार में धांधलियां हो रही हैं, जो पैकेट का वजन होना चाहिए, जो पोषण आहार के पैकेट में जो जो चीज़ें होनी चाहिए वो भी नहीं मिल पा रही हैं। तो देखिए, सपना कुपोषण मुक्त मध्य प्रदेश का, लेकिन फिलहाल वो दंश खत्म होने से रहा, क्योंकि अगर इंतज़ाम ये हैं तो भला कैसे बच्चा तंदुरुस्त होगा, भला कैसे कुपोषण मुक्त होगा मध्य प्रदेश हमारा, ये देखने वाली बात होगी। मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर राहत भरी खबर सामने आई है। लगातार मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद अब मरीजों की संख्या में गिरावट दर्ज की जा रही है। कोरोना की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने कोरोना की स्टेटस रिपोर्ट पेश की गई। इसके मुताबिक कोरोना की स्थिति में प्रदेश में सुधार हो रहा है। पिछले 3 सप्ताह में प्रदेश में कोरोना के नए प्रकरणों में 37% की कमी दर्ज की गई है। प्रदेश का रिकवरी रेट 88.4 हो गया है और बड़ी संख्या में मरीज रोज स्वस्थ हो रहे हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या जो 20,000 से ऊपर पहुंच गई थी, अब घटकर 14,932 रह गई। इसके अलावा मृत्यु दर में भी गिरावट दर्ज की गई और अब प्रदेश में मृत्यु दर 1.78% हो गई है। जिलेवार समीक्षा में पाया गया कि प्रदेश के इंदौर और भोपाल जिलों में कोरोना के सर्वाधिक नए प्रकरण सामने आ रहे हैं। हालांकि सभी जिलों में कोरोना की ग्रोथ रेट में लगातार कमी आ रही है। इंदौर में कोरोना की ग्रोथ रेट 1.59%, भोपाल में 1.15% और बुधवार की तारीख का अगर हम बात करें तो भोपाल में बुधवार को भी कोरोना के 191 केसेस मिले, तो 180 मरीज ठीक भी हुए। समीक्षा के दौरान पता चला कि प्रदेश में कोरोना के कुल मरीजों में 55% मरीज होम आइसोलेशन में हैं, जबकि 45% मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। तो कोरोना का ग्रोथ कम हो रहा है, यानी कोरोना अब उतना पैर नहीं पसार रहा है जितना अमूमन हम दिनों में देखते थे। 220, 280, 300 से थोड़ा ही कम, लेकिन 300 तक भी पहुंच जा रहा था मरीजों का आंकड़ा। अब ठीक होने वालों की भी संख्या ज़्यादा हो गई है और हम कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर भी कंट्रोल करने में कामयाब हो रहे हैं। अंकुर अध्वर्य विशेष संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राहत ये कि आंकड़े कम होने लगे हैं अंकुर, लोगों को ठीक होकर घर जाना, ये भी आंकड़े ज़्यादा बढ़ गए हैं। ऐसे में जो संख्या है उस पर नियंत्रण कर पा रहे हैं, लेकिन अभी भी हम 0 पर नहीं पहुंच पाए हैं। अंकुर जी बिल्कुल पारुल, मैं आपको बता दूं, कोरोना का कहर जिस तरह से बीच में एकाएक बढ़ा था, 300 के पास संख्या जाने जाती थी, अब उस पर थोड़ा सा नियंत्रण हुआ है। रिकवरी रेट भी काफी अच्छा हुआ है, अब संख्या 200 के आसपास है। पहले से स्थिति में काफी सुधार है, लेकिन अभी भी काफी कुछ इसमें लोगों को नियमों का पालन करने की जरूरत है। और निश्चित तौर पर 200 की संख्या भी कोई कम नहीं होती है, लेकिन हाँ, पहले से रिकवरी रेट काफी अच्छा है और मरीजों की संख्या भी कम हुई है। बहुत शुक्रिया अंकुर जानकारी के लिए। बढ़ने लगा ठीक होने वाले लोगों का आंकड़ा, यानी जो कोरोना पॉजिटिव थे वो ठीक भी हो रहे हैं। होम आइसोलेशन में जो लोग हैं उनका भी ठीक होने का जो आंकड़ा है वो भी बढ़ रहा है। कोरोना का ग्रोथ है वो कम हो रहा है, यानी कोरोना बहुत ज़्यादा पैर नहीं पसार रहा है। लेकिन जितने लोग अगर पॉजिटिव आ रहे हैं तो उतने से ज़्यादा लोग ठीक भी हो रहे हैं। ऐसे में जो आंकड़ा है वो मेंटेन है,
लगातार 37% की कमी दर्ज की गई है कोरोना के पेशेंट्स में, लेकिन अभी भी हम शून्य तक नहीं पहुंचे हैं, इसलिए खतरा बरकरार है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।